नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जेके 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश की खास खबरों के बारे में जानने का, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करेंगे, जहां पर बंगाल चुनाव में टीएमसी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा दें, जहां बंगाल चुनाव में यूपी आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती पर सवाल उठाए गए हैं। तो टीएमसी का आरोप चुनाव को प्रभावित कर सकती है यूपी आर्म्ड फोर्स। तो इस वक्त की अहम जानकारी, बीजेपी के पक्ष में चुनाव परिणाम करने के हो सकते हैं प्रयास। तो जिस तरह से चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, जिस तरह से बंगाल में चुनाव है उसको लेकर के टीएमसी की तरफ से यह पत्र लिखा गया है, जहां पर यूपी आर्म्ड फोर्स की तैनाती पर सवाल उठाए गए हैं। तो टीएमसी का आरोप चुनाव को प्रभावित कर सकती है यूपी आर्म्ड फोर्स। बीजेपी के पक्ष में चुनाव परिणाम कराने के हो सकते हैं प्रयास। तो जिस तरह से आरोप टीएमसी की तरफ से लगाया गया है, उसको लेकर के पत्र लिखा गया है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि चुनाव जिस तरह से बंगाल में है उसको प्रभावित करने का काम यूपी आर्म्ड फोर्स की तरफ से किया जा सकता है, चुनाव के परिणामों को प्रभावित किया जा सकता है। और इसको लेकर के चुनाव आयोग को पत्र टीएमसी की तरफ से लिखा गया है। जिस तरह से चुनाव नजदीक है और जिक्र करें जहां पर पहले चरण का चुनाव 27 मार्च को होना है, इसको लेकर के यूपी आर्म्ड फोर्सेस पे सवाल खड़ा किया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राजवीर जुड़े। राजवीर, जिस तरह से पत्र लिखा गया है चुनाव आयोग को टीएमसी की तरफ से, क्या कुछ पत्र में है और क्या कुछ संज्ञान जो है वो चुनाव आयोग ले सकता है? बिल्कुल कीर्ति, देखिए अपने आप में ये बड़ी बात है। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से डर लग रहा है, और अगर ये डर ना होता तो शायद इस तरह की चिट्ठी चुनाव आयोग को टीएमसी द्वारा नहीं लिखी जाती। चिट्ठी में साफ साफ जिक्र है, जो चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी गई है इसमें साफ साफ जिक्र है कि उत्तर प्रदेश की 30 बटालियन यानी आर्म्ड फोर्स जो है वो तैनात की जा रही हैं और ये चुनाव को प्रभावित कर सकती हैं। क्योंकि इसके पीछे का जो कारण बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। वो लगातार पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और ऐसे में उत्तर प्रदेश की फोर्स अगर आती है यहाँ पर और वो 30 बटालियन अगर फोर्स आती है तो इससे चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है। इसलिए इस फोर्स को यहाँ से हटाया जाए। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी इस पे कुछ अपना निर्णय नहीं लिया है, लेकिन इस पत्र से, इस चिट्ठी से ये साफ लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो डर जरूर गई हैं। जी राजवीर, जिस तरह से पुलिस, एक राज्य की पुलिस पर इस तरह के सवाल खड़े करना कितना जायज माना जाए कि एक राज्य की पुलिस एक राज्य की मुख्यमंत्री दूसरे राज्य की पुलिस पर भरोसा नहीं कर रही? देखिए जाहिर सी बात है, पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहा है उसको देखते हुए तमाम राज्यों से फोर्स मांगी गई है, अलग अलग राज्यों से। अगर उत्तर प्रदेश से अगर 30 कंपनियां 30 बटालियन मांगी गई है, 30 बटालियन कंपनियां फोर्स मांगी गई हैं, तो ये एक तहत प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। लेकिन अगर इस बात को चुनाव आयोग द्वारा, टीएमसी द्वारा मुद्दा बनाया जाता है चुनाव आयोग में पत्र लिखकर, तो ये अपने आप में थोड़ा सोचने वाला मामला बनता है, सोचने वाला विषय बनता है कि आखिर इसके पीछे का क्या कारण है। तो लॉजिकली तो आप देखिए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और हिंदुत्व का जो एजेंडा है, जिस लगातार हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जय श्री राम के वहां नारे लग रहे हैं, तो इस बात से भी आपत्ति है। तो कहीं ना कहीं पूरी खबर को किसी इससे भी जोड़ के देखा जा सकता है कि किस तरह से अगर उत्तर प्रदेश की फोर्स वहां पर जाती है तो वो चुनाव को प्रभावित कर सकती है। ये आरोप लगाना अपने आप में हास्यास्पद सा है, लेकिन चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ममता बनर्जी ने अपना ऐतराज इस पर जरूर जताया है। जी फिलहाल राजवीर, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से पत्र लिखा है, जिस तरह से ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया है कि यूपी की आर्म्ड फोर्सेस चुनाव के जो परिणाम होंगे उन्हें प्रभावित कर सकती है, और इसी को लेकर के चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर जिक्र करेंगे, जहां पर लाउड स्पीकर पर अजान से अब योगी सरकार के मंत्री को भी दिक्कत हो गई। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, बलिया डीएम को राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने पत्र लिखा है। बोले शोर से लोगों की दिनचर्या, पठन पाठन और होता है प्रभावित। तो साथ ही लाउड स्पीकर से अजान के चलते शोर और ध्वनि प्रदूषण का मुद्दा भी उठाया। तो जिस तरह से अजान को लेकर के, अब लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर के योगी सरकार के मंत्री ने अपनी दिक्कत को जाहिर किया है, उसको लेकर के बलिया के डीएम को राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने पत्र लिखा है, जहां पर उन्होंने कहा कि शोर से हमारी दिनचर्या प्रभावित होती है और साथ ही ध्वनि प्रदूषण का मुद्दा भी उठाया है। तो जिस तरह से बीते दिनों एक प्रोफेसर की तरफ से ये बात कही जाती है जिस तरह से, और अब लाउड स्पीकर पर अजान से योगी सरकार के मंत्री ने अपनी दिक्कत को जाहिर किया, जिसको लेकर के पत्र जो है वो बलिया के डीएम को लिखा गया है, जहां पर उन्होंने कहा कि
लाउडस्पीकर पर अजान होने से शोर होता है, जिससे दिनचर्या जो है वो प्रभावित होती है। और साथ ही ये भी कहा कि ध्वनि प्रदूषण जो है वो फैलता है और इसको लेकर के वो चिट्ठी लिखी गई है बलिया के डीएम को। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनूप त्रिपाठी जुड़े। अनूप, जिस तरह से लाउडस्पीकर पर अजान के चलते जिस तरह की बातें कही गई हैं योगी सरकार के मंत्री की तरफ से, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरह से पत्र उन्होंने लिखा है डीएम को, उस पर जानकारी दीजिएगा। देखिए कीर्ति, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं आनंद स्वरूप शुक्ला, संसदीय कार्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं और बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने एक लेटर लिखा है बलिया जिले के डीएम को और उसमें मांग की है कि जो अजान होती है, अजान के टाइम जो तमाम लाउडस्पीकर लगाए जाते हैं बड़ी संख्या में अलग अलग मस्जिदों पर, उसकी वजह से बच्चों की शिक्षा और जो स्कूलों में पढ़ाई होती है वो उसको डिस्टरबेंस होता है, तमाम लोगों की शिकायतें आती हैं। इसलिए जो हाईकोर्ट के आदेश हैं, हाईकोर्ट के निर्देशों का भी उन्होंने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि हाईकोर्ट के निर्देशों के क्रम में इन लाउडस्पीकर्स को सीमित किया जाए, कंट्रोल किया जाए और उन पर जो हाईकोर्ट के निर्देश हैं उसी क्रम में उनको रोका जाए। ये पत्र उन्होंने डीएम को लिखा है। हालांकि अभी डीएम का इस पर कोई जवाब नहीं आया है कीर्ति, लेकिन हमने बात की तो वो हाईकोर्ट के जो आदेश हैं उनका हवाला देते हुए इस चिट्ठी को लिखे जाने की बात को स्वीकार कर रहे हैं। इस लेटर के सार्वजनिक होने के बाद, मीडिया में आने के बाद अब इस पर विवाद पैदा हो गया है। वरिष्ठ शिया धर्मगुरु जो हैं, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हैं मौलाना यासूब अब्बास, उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार और खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है उन्होंने कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ऐसे मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करें जो अजान को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि सरकार के ही मंत्री ने जब ये लेटर लिखा है तो सरकार क्या अपने मंत्री पर कोई कार्रवाई करती है या फिर इस लेटर को, जिस लेटर में हवाला दिया गया है हाईकोर्ट के आदेशों का, तो उस लेटर को जायज मानती है। कीर्ति, अनूप, जिस तरह से पिछले दिनों में हमने ऐसा ही एक वाक्य देखा था जहां पर उसके बाद संज्ञान लिया गया और लाउडस्पीकर की जो डायरेक्शन थी उसको चेंज कर दी गई, संख्या कम कर दी गई, वॉल्यूम कम कर दी गई, तो क्या कुछ ऐसा देखने को मिलेगा या फिर सरकार इस पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं देगी? देखिए कीर्ति, ये प्रयागराज से पहला मामला आया था, अब ये दूसरा मामला है प्रयागराज में। वहाँ की जो प्रयागराज विश्वविद्यालय की वीसी हैं उन्होंने ऐतराज जताया था कि सुबह सुबह उनको सोने में दिक्कत होती है। उनके आवास के पास में मस्जिद थी और वहाँ अजान से उनको डिस्टरबेंस होता था, जिसके बाद वहाँ जिला प्रशासन को चिट्ठी लिखी और जिला प्रशासन ने लाउड स्पीकर का मूवमेंट चेंज कर दिया था और थोड़ा स्लो करा दिया था। अब वैसा ही मामला बलिया जिले से आया और यहाँ पर एक राज्य मंत्री हैं सरकार के ही, उन्होंने पत्र डीएम को लिखा है। तो जाहिर सी बात है उसमें दो क्लॉज बड़े हैं कि जो हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला दिया गया है, जो आदेश हुए थे उसके पूरी डिटेल दी गई है। तो अब उसमें देखना होगा कि जिलाधिकारी क्या करते हैं। क्या जिलाधिकारी हाईकोर्ट के आदेशों की व्याख्या करते हैं, उसको पहले पढ़ते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं, या फिर जो राज्य सरकार के मंत्री हैं उन्होंने चिट्ठी लिखी है उस पर कोई कार्रवाई करते हैं। हालांकि ये थोड़ा धार्मिक मामला है कीर्ति, इसलिए इस पर अभी स्पष्ट तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है कि डीएम क्या कार्रवाई करने वाले हैं। डीएम ने अभी इस पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया है, लेकिन विरोध इसका जरूर शुरू हो गया है। और जो मौलाना है उनका साफ तौर पर कहना है कि ये इस्लाम धर्म और संप्रदाय से जुड़ा मामला है। अजान हमारी पूजा का एक अंग है और हमारी पूजा पर अगर सवाल खड़े किए जाते हैं तो ये गलत बात है। जी, फिलहाल अनूप तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से पत्र लिखा गया है, ये मांग की जा रही है, साथ ही हवाला दिया गया है गाइडलाइंस का जिसमें ये कहा जाता है कि आप भारी संख्या में आवाज नहीं पहुंचा सकते, उसी का हवाला देते हुए ये पत्र लिखा गया। बढ़ते अगली खबर की ओर जिक्र करेंगे। गोंडा में पीडब्ल्यूडी के प्रशासनिक अधिकारी ने दिखाई गुंडई। तो प्रशासनिक अधिकारी पुनीत कुमार ने पत्रकारों से की अभद्रता। प्रशासनिक अधिकारी पुनीत ने पत्रकारों को कवरेज करने से रोका है, तो पत्रकारों को बंधक बनाने और जान से मारने की धमकी भी दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी गोंडा से, जहां पर गोंडा में पीडब्ल्यूडी के प्रशासनिक अधिकारी ने गुंडई दिखाई और साथ ही पत्रकारों को कवरेज करने से भी रोका है। तो पत्रकारों को बंधक बना करके जान से मारने की धमकी और साथ ही उनके साथ अभद्रता भी की गई है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर
प्रशासनिक अधिकारी पुनीत कुमार की गुंडई सामने आई है, जहां पर पत्रकारों से अभद्रता करते हुए दिखाई दिए, साथ ही उन्हें कवरेज करने से रोका और बंधक बना करके जान से मारने की धमकी भी दी गई है। तो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर गोंडा में पीडब्ल्यूडी के प्रशासनिक अधिकारी की गुंडई सामने आई है। मुख्य अभियंता कार्यालय में कोई एक प्रशासनिक अधिकारी पुनीत कुमार सिंह नाम का व्यक्ति है, जो पत्रकार गए थे वहां पर चीफ को पूछने के लिए कि चीफ साहब कब आएंगे। उस दौरान वो मसाला खाए हुए था और उस मसाले का जब पत्रकारों ने वीडियोग्राफी करने लगे तो उस दौरान उसने पत्रकारों को बंधक भी बनाया और उसके बाद में बदसलूकी की। इस पूरे मामले में सर आप क्या निर्देश दिए हैं और क्या कार्रवाई कर रहे हैं सर? इस मामले में अभी तो आप लोगों से जो एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र दिए हैं, ठीक है ना, अभी मैंने तुरंत इसमें डीएम साहब से भी गोंडा से भी बात कर लिए हैं। अब इसमें किसी मजिस्ट्रेट से, एक्स्ट्रा सिटी मजिस्ट्रेट है, एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट से इसको जाँच करवा के जो भी कार्रवाई है नियमानुसार इसको कार्रवाई किया जाएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता तुफैल जुड़े। तुफैल, क्या कुछ पूरा मामला था, उसके बारे में अपडेट दीजिएगा। किस वजह से अभद्रता जो है वो प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से की गई? तुफैल, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो गोंडा से ये मामला सामने आया, जहां पर पीडब्ल्यूडी के प्रशासनिक अधिकारी की गुंडई सामने आई, जहां पर प्रशासनिक अधिकारी पुनीत कुमार ने पत्रकारों से अभद्रता की और साथ ही उन्हें बंधक बनाकर के जान से मारने की धमकी भी दी गई है। तो कवरेज करने से रोका, जान से मारने की धमकी दी और साथ ही गुंडागर्दी करते हुए उनकी ये वीडियो, उनकी ये तस्वीर सामने आ रही है। तो जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारी पुनीत कुमार ने पत्रकारों से अभद्रता की है, उनके साथ गुंडाई की और साथ ही कवरेज करने से भी रोका। तो हमारे संवाददाता तुफैल हमारे साथ जुड़े। तुफैल, जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारी की वीडियो सामने आई जिस पर गुंडागर्दी करते हुए दिखाई दिए, क्या कुछ पूरा मामला है, जानकारी दीजिएगा। जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि छपिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक रोड का निर्माण हुआ था जी। तो उस रोड जो बनाई गई थी वो घटिया क्वालिटी या से जो है बनाई गई थी, जिसके आक्रोश में वहां के ग्रामीणों ने वो बनी हुई सड़क को लेयर जो ऊपर की होती है उसको उखाड़ा और उखाड़ते हुए उसका वीडियो बनाया और साथ ही साथ में उसका एक शिकायती पत्र केपी मौर्य जी जो पीडब्ल्यूडी के मंत्री भी हैं वो उनको लिखा और ये पत्र और ये जो सड़क उजाड़ी जा रही थी दोनों को वायरल किया जी। इसके संबंध में जब पत्रकार साथी मुख्य अभियंता कार्यालय पहुंचे चीफ से वर्जन लेने के लिए कि इस तरीके का मामला छपिया ब्लॉक से आया है सामने जी। लेकिन वहां चीफ जो होते हैं मुख्य अभियंता कार्यालय में जो चीफ है वो वहां मौके पर मौजूद नहीं होते हैं। तो जो पत्रकार साथी होते हैं वो मौके पर मौजूद एक चपरासी से पूछते हैं कि वो कहाँ हैं, उनके बारे में पूछते हैं, लेकिन उस जगह पर बताते हैं कि जो पुनीत कुमार सिंह है जो प्रशासनिक अधिकारी है वो इस बता पाएंगे। सामने आया तो जिस तरह से मारपीट और क्या पत्रकारों से के साथ की गई है, जिस तरह से धमकी दी गई बंधक बनाकर के जान से मारने की, क्या कुछ उसके बारे में जानकारी दीजिएगा। जी जी दीप्ति जी, इस तरीके से हम लोग जब पहुंचे पुनीत कुमार जिस तरीके से जो पत्रकार साथी जब उसके पास पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी के पास तो वो कार्यालय में चेयर पर बैठे हुए गुटखा खा रहा था और जैसे ही पत्रकार पहुंचे वो गुटखा खाए हुए था और थूक रहा था। तो पत्रकारों ने उसको कवरेज किया, कवरेज करने पर वो इस पर कबूला हो गया और पत्रकारों को बताया, अपने बाबुओं से कहा कि जो भी पत्रकार हैं किसी को जाने नहीं देना है, सबको बंधक बनाया और साथ ही साथ में धमकी दी के द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई की मांग या फिर किसी तरह की शिकायत जो है वो उच्च अधिकारियों के साथ की गई है। बिल्कुल नहीं, जिस तरीके से उन्होंने पत्रकारों को बंधक बनाया और उसके बाद धमकी दी, इस पूरे मामले में 112 मौके पर पुलिस आई, उसके बाद ही वो मुक्त हो पाए, पत्रकार मुक्त हो सके। इस पूरे मामले की जो जानकारी है डीएम को, एसपी को, यहाँ तक कि डीआईजी को और साथ ही साथ कमिश्नर को दी गई। हालांकि इस पूरे मामले में कमिश्नर ने आश्वासन दिया कि इस पूरे मामले में जांच गठित कर दी गई है, 1 सप्ताह के अंदर दोषी बाबू के ऊपर कार्रवाई करेंगे। जी फिलहाल तुफैल खान, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वही देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस ने कहर बरपाना शुरू कर दिया और लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। पूरे देश के साथ ही दिल्ली एनसीआर में भी मरीजों की संख्या अब बढ़ने लगी है। ऐसे में सरकार ने कंटेनमेंट जोन बनाने के निर्देश दिए हैं। निर्देश के मुताबिक संक्रमित मिलने पर 50 मीटर और ज्यादा मिलने पर 100 मीटर क्षेत्र होगा सील। लेकिन नोएडा के सेक्टर 12 में एक मकान को सील किया गया। उस मकान के आसपास
सारा मूवमेंट जारी है और ना ही घर पर कोई नोटिस चस्पा किया गया। इसके अलावा ना वहां कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात की गई है। सवाल यह है कि जहां एक तरफ कोरोना वायरस सरकार इतनी सचेत है, वहीं जिला प्रशासन इतनी लापरवाही क्यों बरत रहा है? क्या सिर्फ नाम के लिए कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ाई जा रही है? सेक्टर 12 में रोड पे T8 है, वहां से घरों से जो वो कंटेनमेंट जोन है, घरों से लोग निकल रहे हैं, कूड़े में कूड़ा वाला आ रहा है तो कूड़ा निकाल के दे रहे हैं, बाहर निकल रहे घरों से, तो वहां पे ना जैसे पिछले साल बैरिकेडिंग भी आपने बैम्बू से की थी, लगाया हुआ था, इस बार से नोटिस भी नहीं। वर्तमान में आप जानते हैं भारत सरकार की और इवन प्रदेश सरकार की स्ट्रेटेजी है माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स की, तो अतः कोई भी कंटेनमेंट जोन्स की संख्या ज़्यादा बढ़ सकती है, परंतु कंटेनमेंट जोन की परिधि है वो एक माइक्रो लेवल पे रहेगी। हाउस को यूनिट मानते हुए कंटेनमेंट जोन का निर्धारण किया जा रहा है और इसके साथ ही साथ जो सैनिटाइजेशन की एक्टिविटी है और विगत कुछ दिनों में उसको भी और अधिक सक्रियता से करने के लिए निर्देशित किया गया है। देश भर में कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है और हर रोज मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अगर हम बात करें एनसीआर की या उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ भी मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। जहाँ एक तरफ दिल्ली एनसीआर में हर रोज दिल्ली के अंदर 800 से ज़्यादा मरीज आने लगे, वहीं यूपी में भी ये संख्या बढ़ चुकी है। हम गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में मौजूद हैं। यहाँ कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, चूँकि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, 100 से ज़्यादा यहाँ कोरोना के मामले हैं, उसके मद्देनज़र प्रशासन अलर्ट पर है और कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। तकरीबन 39 कंटेनमेंट जोन यहाँ बनाए गए हैं। उन्हीं में से एक कंटेनमेंट जोन के अंदर हम बाहर हैं, लेकिन कंटेनमेंट जोन तो बना दिए गए, लेकिन वहाँ किसी तरह का कोई नोटिस चस्पा नहीं किया गया है और ना ही किसी तरह की कोई सख्ती बरती जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ सामने ठेले भी लगे हैं, बाकायदा मूवमेंट जारी है, लोग आ जा भी रहे हैं, चेहरों पे मास्क भी नहीं है। तो ये तस्वीरें हैं कंटेनमेंट जोन के बाहर की और देखें कोई किसी तरह का यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं है, पुलिस प्रशासन के लोग नहीं हैं, आवाजाही आराम से हो रही है। दूसरी तरफ क्लिनिक है यहाँ डॉक्टर्स के और किसी भी तरह का आप यहाँ देखें कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, आराम से लोगों की आवाजाही चल रही है। हालांकि ये एरिया यहाँ एक कंटेनमेंट जोन है। अगर हम बात करें पिछले साल जब कोरोना आया था और कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे, उस समय बहुत ज़्यादा सख्ती थी, बैम्बू की बैरिकेडिंग कर रखी थी, सोसाइटी के अंदर जाने पर रोक थी, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर मौजूद रहती थी अगर कोई अंदर जाता था। लेकिन इस बार अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। हैदर अली, जगत 7 न्यूज़, नोएडा। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हैदर अली जुड़ रहे। हैदर, जिस तरह से ये पूरा मामला सेक्टर 12 नोएडा के सेक्टर 12 से सामने आया, क्या किसी अधिकारी या स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से कोई बयान दिया गया है? किस वजह से सख्ती नहीं बरती गई है कंटेनमेंट जोन बनाने के बावजूद भी? बिल्कुल, देखें कीर्ति, वैसे की तरफ हर रोज मामले बढ़ रहे हैं और लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन इस तरह की भी खबरें हैं। नोएडा के अंदर 150 के करीब मरीज हैं और 39 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। उसी में एक है सेक्टर T08, उसको कंटेनमेंट जोन तो घोषित कर दिया गया है, न ही कोई प्रशासन की तरफ नोटिस चस्पा किया गया है, ना ही वहाँ टीम वगैरह के लिंक पे पहुंचा है। और जब हमने तस्वीरें ये देखी तो वहां से लोग निकल भी रहे थे कूड़ा देने के लिए, सामान लेने के लिए, परिवार के लोग बाहर से आ रहे थे और बाहर भी मूवमेंट जारी था। हालांकि जहां कंटेनमेंट जोन होता है, अगर एक मरीज मिलता है तो उसके 50 मीटर का जो रेडियस एरिया होता है वहां मूवमेंट की इजाजत नहीं होती, और अगर एक से ज्यादा मरीज होते हैं तो 100 मीटर के रेडियस में मूवमेंट की इजाजत नहीं होती। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब डीएम स्वास्थ्य एलवाई से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसको मना किया और जिक्र किया माइक्रो लेवल पे जो है कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं, इस बार चेंज किया गया। हालांकि अभी तक ऐसा नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है, लेकिन क्योंकि डी ने ये कहा है कि माइक्रो लेवल पर जो कंटेनमेंट जोन है वो बनाए जा रहे हैं, और जब नोएडा के सीएमओ से ये सवाल किया जाता है तो उन्होंने कहा कि निगरानी समिति की जो टीम है वो वहां पहुंची थी, लेकिन अगर निगरानी समिति की टीम वहां पहुंची थी तो परिवार के लोग क्यों बाहर निकल रहे हैं, क्यों वहां पे जांच के लिए नहीं बैठा है स्वास्थ्य विभाग का, जबकि 800 निगरानी समिति गौतम बुद्ध नगर अंदर बनाई गई हैं जो कि बाहर से आने वालों ट्रेवलिंग मूवमेंट। तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार जहां पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध होने की बात कहती है, तो वहीं दूसरी ओर सरकारी नुमाइंदे सरकार के दावों के विपरीत काम कर रहे हैं। ताजा मामला मऊ जनपद के संस्कृत पाठशाला चौकी का है, जहां चौकी इंचार्ज सुभाष चंद्र जमीनी विवाद में कोर्ट का अस्थायी स्टे के बाद भी पीड़ित और विकलांग महिला के घर पर उनके ही विपक्षी पाटीदारों को कब्जा दिलवा दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई से जहां कोर्ट की अवमानना हुई, वहीं दूसरी ओर पीड़ित महिला भी न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खा रही है। हुआ है कि इंचार्ज चौकी
दारोगा जी आए थे और खड़ा होकर के ताला तोड़वाए, हमारे जेठ के लड़के दोनों तोड़े हैं और 2 जेठानी थे। सुबह 10:30 बजे और उसके बाद घुस गए वो लेकर के। उसके बाद हम लोगों को सब करीब सामान बाहर फेंक दिए हैं उसमें का। कैमरा भी लगा है उसमें, कार्ड भी है जी। आने वाले का कागज हम दे दिए हैं, फिर भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ आया ही नहीं है। कह रहे हैं कि 50 बार हम फोन किए, कोई नहीं हमारे यहाँ लेकर आया। हम आज जाकर कहे हैं कि हमको करवाए थे, रजिस्ट्री करवाए थे, तो कह रहे हमारे यहाँ कोई नहीं। बरेली में बदमाशों ने सरेआम एक छात्रा का अपहरण कर लिया। अपहरण की पूरी वारदात लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। बाइक से छात्रा के अपहरण की ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। सीसीटीवी फुटेज में छात्रा के अपहरण की पूरी वारदात कैद हो गई। थाना बरादरी में मुकदमा 366 आईपीसी के अंतर्गत दर्ज है। इस पूरे प्रकरण में ये बताना है कि जिस लड़के के साथ और 2 लड़कों के साथ वो जाती है, उसका उससे 7 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और उस लड़के के साथ वो भागकर चली गई है। इस पूरे प्रकरण में मुकदमा दर्ज है और लड़की और उसके जो अन्य 2 साथी जिनके साथ वो गई है उनको बरामद करने का प्रयास चल रहा है। हरदोई जिला प्रशासन के आदेश के बाद पुलिस ने देह व्यापार मामले में बड़ी कार्रवाई की है। देह व्यापार मामले में लिप्त एक महिला सफाई कर्मी की 20 लाख की संपत्ति कुर्क कर ली गई। इस महिला के घर में गैर प्रांत की 3 महिलाओं समेत 11 लोगों को सेक्स रैकेट के चलाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में महिला के जरिए काफी लंबे समय से देह व्यापार का कारोबार चलाया जा रहा था। इस पर सीओ सिटी विकास जायसवाल को सूचना मिली। उसके बाद टीम के साथ मौके पर पहुंचकर छापा मारकर 3 गैर प्रांत की महिला समेत कई महिलाओं और पुरुषों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया गया। इस दौरान पकड़े गए 11 लोगों को जेल भेज दिया गया है। इसके बाद मामले में कार्रवाई की जा रही है। बहराइच में कैसरगंज थाना खासेपुर गांव में आग ने तांडव मचा दिया, जिसमें ग्रामीणों के लगभग 2 दर्जन से ज्यादा झोपड़ीनुमा मकान जलकर खाक हो गए। सुबह तकरीबन 4 बजे अज्ञात कारणों से भड़की आग ने खासेपुर गांव में कोहराम मचा दिया। अग्निकांड में 30 मवेशियों की जिंदा जलकर मौत भी हो गई। 25 घरों में रखा 50 लाख की गृहस्थी का सामान भी जलकर खाक हो गया। सूचना पाकर दमकल की कर्मियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर थाना अध्यक्ष ने घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी। जानकारी पाकर कैसरगंज एसडीएम और अपर पुलिस अधीक्षक शहर भी मौके पर पहुंचे। दमकल ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरदोई में पूर्व एमएलसी सतीश वर्मा की कार में आग लग गई। घटना शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गड़िया नगरा के पास की है। कार में सवार पूर्व एमएलसी के भाई निजामपुर से गाजियाबाद जा रहे थे। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। जैसे तैसे गाड़ी की खिड़की का शीशा तोड़कर सभी को बाहर निकाला गया। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। लखीमपुर खीरी में कोतवाली पलिया क्षेत्र के त्रिलोकपुर गांव में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। अचानक लगी आग से ग्रामीणों के घरों में रखी नकदी समेत घरेलू सामान जलकर नष्ट हो गए। इसके बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। इस दौरान एक ग्रामीण भी बुरी तरह से झुलस गया था, जिसका प्राथमिक उपचार कराया जा रहा है। आग लगी है, इनके सुकैला के लूंगा बरत रहे हैं, पहिला से खड़े रहे वही लूंगा बरत रहे हैं। देखिए हम तो सोई तरह तो हुए। कितने घर जल गए होंगे? घर ये इतने जले हैं लगभग कितने? 4 जले, 4-5 जल गए। कितना नुकसान हो गया होगा? अब मतलब बड़का हो गया, सबका होगा, सब चला गया है और घर के कपड़े नकदी चली गई है। कपड़ा रजाई अंजन उदल सब जो कुछ रहा है सब जल गया। आप कैसे जले हैं? हम तो पहले सोई रहा है बंगला में, हम जानी नहीं पान। जब कसी के छपरा कवाच लगी है, जो भागन करे लौलाद गए हमरे। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने चर्चित वीरपाल हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार महज 500 रुपए के लेन देन के विवाद में दोस्तों ने ही वीरपाल की हत्या कर दी थी। मामला लखीमपुर खीरी की सदर कोतवाली का है। यहां 16 फरवरी को सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम लोहरीन नगर में संदिग्ध हालत में युवक वीरपाल का शव मिला। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन के आधार पर छानबीन की और वीरपाल के दोस्त कमलेश कुमार, रामदर्शन और अंकित वर्मा को हिरासत में लिया। इनसे कड़ी पूछताछ की गई और तीनों आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया है। बताया कि 10 फरवरी को मृतक और अभियुक्त कमलेश के बीच शराब के नशे में जुआ खेलते समय मात्र 500 रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हो गया और इसी के चलते वारदात को अंजाम दिया गया।
यहाँ पर मृत्यु का कारण स्पष्ट रूप से अंकित ना हो पाया। इस संबंध में परिवारजन के द्वारा शक के आधार पर एक मर्डर की तहरीर दी गई, जिसमें थाना सदर पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और पुलिस के द्वारा इस ब्लाइंड मर्डर को एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हुए अथक परिश्रम करके 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें प्रमुख रूप से कमलेश कुमार और मृतक के बीच घटना के दिन जुआ खेलने के ऊपर शराब के नशे में आपस में झगड़ा हुआ और कमलेश कुमार द्वारा लोहे की रॉड से मार के उनकी हत्या कर दी और बाद में अपने 2 दोस्त रामदर्शन और अंकित, जो कि मौके मौजूद भी थे। मथुरा के बरसाना में लठमार होली की शुरुआत हो चुकी है। लठमार होली भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में काफी मशहूर है। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को बरसाना में लठमार होली खेली जाती है। इस दिन यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। लोग यहाँ फूल, रंग और गुलाल के साथ ही लाठी डंडों से भी होली खेलते नजर आते हैं। लठमार होली खेलने वाले पुरुषों को महिला हुलियारे और महिलाओं को हुलियारन कहा जाता है। नंदगांव में हुरियारे बरसाना में हुरियारनों संग लठमार होली खेले आते हैं। एक दिन लठमार होली बरसाना में होती है और उसके अगले दिन नंदगांव में लठमार होली का संबंध भी राधा कृष्ण के प्रेम से ही है। प्रसिद्ध बरसाने की लठामारी होली का आज आगाज हुआ है और बड़े धूमधाम से ये होली मनाई गई है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत होरियारिन हैं और कुछ नंदगांव के होरियारे भी हैं जो यहाँ लठमार होली खेल रहे हैं। द्वापर युग में कहा गया है कि जब भगवान कृष्ण बरसाने आए थे तो वहाँ वो अपने ग्वाल सखाओं के साथ बरसाने में आए थे। तो बरसाने की गोपियों ने और उन्हें उनकी राधा रानी की सखियों ने उनसे कहा जाए तो उनको खदेड़ दिया था, मतलब जो उनको हरा दिया था, जो भी कहा जाए। लठ की मार से श्री कृष्ण यहाँ से अपने सखाओं के साथ जाना पड़ा। तो हमारे साथ कुछ हरियाणा में भी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या होली का महत्व है। और भाभी होली का लक्ष्मी, आज आप लठमार होली में आई है, क्या कहेंगी? नहीं थोड़ा ऊंचा कर ले, कोई बात नहीं। लठमार होली का महत्व ये है कि नंदगांव बरसाने के होरियारे आते हैं, पहले प्रियाकुंड पे आते हैं, उनका स्वागत करते हैं हम लोग नंदगांव बरसाने का। और फिर वो लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर से फिर वहाँ केसरमार होली होती है। उसके बाद में हम लोग फिर मंदिर से आते हैं, हम लोग फिर उनके साथ होली खेलते हैं। हम लोग सब संवर के आते हैं, 16 श्रृंगार करते हैं हम लोग। तो ये प्रेम की हो रही है, प्रेम की हो रही है, भाव की हो रही है। तो अपना उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।